अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबशर हाशमी। लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ मनफी, नफरत अंगेज और अफसोसनाक मुहिम चलाई जा रही है, जबकि इस मुहिम को चलाने वाले कुछ किरदार अब मंजर आम पर आ गए हैं। लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे में कोर कमांडर सदर्न कमांड जनरल सरफराज अली के साथ पाक फौज के 6 अफसरान और जवान शहीद हुए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस हादसे को लेकर नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई, जिससे न सिर्फ शोहदा के लवाहिकीन की दिल आजारी हुई बल्कि पूरी कौम में तशवीश की लहर पाई जाती है। आज इस हवाले से ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कुछ बेहिस अनासर की जानिब से ऐसी मनफी कैंपेन चलाने पर शोहदा की फैमिलीज में पाए जाने वाले इज़्तिराब का जिक्र किया गया है। ISPR ने जारी बयान में कहा कि मनफी सोशल मीडिया मुहिम के बायस शोहदा और उनके लवाहिकीन की दिल आजारी हुई। शोहदा, फैमिलीज और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम गुस्सा और इज़्तिराब है। इस मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज मुहिम जो की गई, ये बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और शदीद काबिल मजम्मत हैं, जबकि साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से भी इस अफसोसनाक मुहिम की मजम्मत की गई है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अब से कुछ देर बाद DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब। आपको हम बता रहे हैं, लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ मनफी और नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले कुछ किरदार मंजर आम पर आ गए हैं और लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे में कोर कमांडर सदरन कमांड जनरल सरफराज अली के साथ पाक फौज के 6 अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए जनरल साहब। कहिएगा, गुज़श्ता दिनों पहले लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे का वाक़या हुआ, उसमें पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान की शहादत हुई। इस अलमनाक हादसे के बाद आपने कहा था कि इस हादसे से मुतालिक मज़ीद तफसील शेयर करेंगे। कौम से शेयर की जाए, कुछ ऐसी तफसील, कोई मालूमात है आपके पास जो कौम से शेयर की जा सके? जी मुबशर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। 1 अगस्त को कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, उनके साथ मेजर जनरल अमजद और ब्रिगेडियर खालिद जो उनके कमांडर इंजीनियर्स थे 12 कोर के, इन सब के साथ, और ऑफ कोर्स हेलीकॉप्टर के 2 पायलट्स और एक क्रू चीफ, इनके साथ जो फ्लड रिलीफ की जो एफर्ट थी उसको सुपरवाइज कर रहे थे। और जिस एरिया में ये थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में पानी था और बहुत ज़्यादा लोगों को इमदाद की ज़रूरत थी। सो वो पर्सनली वहाँ पे कोर कमांडर साहब खुद गए और ख़ुद उसको सुपरवाइज कर रहे थे। इसी दौरान एक अनफोर्सीन वेदर डेवलप हुआ, और जब वो उसकी तक अपनी पूरी रिकॉनेसेंस करके और एरिया देख के और सुपरविजन के बाद वापस जब जा रहे थे और हब डैम के पास थे, तो वहाँ पे एक माउंटेनस टेरेन है, वहाँ पे अचानक वेदर ऐसा अनफोर्सीन डेवलप हुआ जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और उस माउंटेनस टेरेन में हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ। और यही इसकी जितनी भी हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये सारी तफसीलात इस वक्त हमारे पास आ चुकी हैं, एंड दीज आर द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट। और बाबर इफ्तिखार साहब, इस हादसे के बाद अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मनफी कैंपेन चलाई गई, जिसके हवाले से कुछ देर पहले आपका बयान भी सामने आया था। इस मनफी कैंपेन के पीछे क्या अवामिल थे और इसके पीछे कौन लोग मुलविस थे? जी, मैं इस बयान की जो हमने थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज भी किया, उसको देने की वजह भी आई थिंक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिकॉज 1 अगस्त के बाद जब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, हम लोग तमाम इंस्टीट्यूशन इसी एक कर्ब की तकलीफ से गुजर रहे थे, कर्ब की कैफियत से, जो शुहदा की फैमिलीज थी और सब। और फिर हमने उनका विद कंप्लीट ऑनर्स बरियल किया, और कल उनकी शाम को दुआ भी हो गई शुहदा के लिए। सो इट टुक अस अ व्हाइल, 3-4 दिन लगे इस सारी चीज़ से गुजरते हुए, और आज हमने ये बयान इसलिए आज दिया है।
और इस बयान की वजह यह है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके फ़ौरन बाद सोशल मीडिया पे बहुत ही गलत किस्म का प्रोपेगेंडा और डेरोगेटरी और इनसेंसिटिव किस्म के कमेंट्स देना शुरू कर दिए लोगों ने। वो सर्टन सेगमेंट था जो जिन्होंने ये किया और विच वाज वेरी हर्टफुल। और ऑलरेडी शुहदा की फैमिलीज और इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ और पूरी कौम एक बहुत कर्बनाक कैफियत से गुजर रही थी और उस दौरान इस तरह की कयास आराइयाँ करना और इस तरह से अपनी ज़ाती तरजीहात को सामने रखते हुए इस किस्म के कमेंट्स सोशल मीडिया पे देना बहुत ही इनसेंसिटिव था और जिसकी वजह से पूरी इंस्टीट्यूशन में, हमारे रैंक एंड फाइल में और ख़ास तौर पे जो शुहदा के लवाहिकीन हैं उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची। और ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि पूरी कौम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है और जिस तरह से पूरी कौम की सपोर्ट इस दौरान हमें मिली, हमारी शुहदा की फैमिलीज़ को मिली, आई थिंक उसके लिए पूरी कौम का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है और यही हमारा फ़ख्र है। और इसी कौम की सपोर्ट की वजह से हमारी फ़ौज खड़ी है और हमारे अफसरान और हमारे जवान दिन रात कौम की खिदमत करने में मसरूफ़ हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, हयात करते रहेंगे इंशाअल्लाह और कभी इससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस तरह की चीज़ें, इस तरह के लोग जो इस तरह की बातचीत, अगर ख़ास तौर पे आजकल ये डिजिटल मीडिया के ऊपर, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो ये काम शुरू हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक हमें अपने मुआशरे में इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को इनको रद्द करने की ज़रूरत है। ऐसे एलिमेंट्स को रद्द करने की ज़रूरत है जो ये सब कुछ करते हैं और ये हम सब कलेक्टिवली ही कर सकते हैं, कोई इंडिविजुअल तौर पे नहीं कर सकते। सो इसलिए आज हमने ये प्रेस रिलीज दिया क्योंकि इसको उजागर करना बहुत ज़रूरी था कि ये बेहिसी का रवैया जो है ये हरगिज़ नाकाबिल कबूल है और हर सतह पे इसको कंडेम किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया कैंपेन का आपने जिक्र किया जनरल साहब, इसी कैंपेन में सदर पाकिस्तान जो मुसल्लह अफवाज के कमांडर हैं उनके बारे में कहा गया कि शुहदा की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो जनाजे में शरीक हों। इस बारे में क्या तफसील शेयर करना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में इस बारे में कमेंट ना करूं तो बेहतर है। सही। जनरल साहब, ऐमन ज़फ़री हलाकत से मुतालिक भी सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रही है, उससे मुतालिक क्या शेयर करना चाहेंगे आप? जी, अगेन मेरे ख्याल में तो फॉरेन ऑफिस ने बहुत वाज़ेह तौर पे इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि इसमें कोई दूसरा शक वाली बात नहीं है। इसकी सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सरजमीन इस किस्म की चीज़ के लिए इस्तेमाल हुई हो। लेकिन अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि कयास आराइयाँ और इस तरह की चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। जिसका जो दिल में आता है वो सोशल मीडिया पे लिख देता है और ख़ास तौर पे जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनकी तरफ से ये चीज़ें फीड की जाती हैं, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। हम पहले भी कई मरतबा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात कर चुके हैं और यही वो डोमेन है, यही वो सेगमेंट है जिसमें चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके इस तरह से बेजा किस्म की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जिनका कोई किसी किस्म का ना किसी के पास एविडेंस है और ना किसी किस्म का कोई जवाब पैदा होता है और इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क का, अपनी कौम का होता है। इसके अलावा मतलब अब अगर जिस फॉरेन ऑफिस ने बड़े क्लियरली ये चीज़ बता दी है, जिनका ये काम है कि जिन्होंने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देनी थी वो दे दी है, तो उसके बाद अब मजीद इसको बार बार इसके ऊपर बात करना और इसको बहस का हिस्सा बनाने की कोई तुक नहीं बनती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब। प्रोग्राम नया पाकिस्तान को आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खुशामदीद। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है।
हुकूमत ने एक तरफ इलेक्शन कमीशन के फैसले की बुनियाद पर पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन भिजवाने का फैसला किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी आज पीटीआई के ममनुआ फंड जब्त करने का बाज़ाब्ता शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस शो कॉज नोटिस पर 23 अगस्त को समाअत करेंगे। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली ने भी तोशाखाना की तफसीलात छुपाने पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पहला रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है, जबकि कल पीडीएम रहनुमाओं ने भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया है। हुकूमत का दावा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में तहरीक इंसाफ गैर मुल्की इमदाद याफ्ता जमात साबित हो चुकी है, इसलिए हुकूमत पाबंद है कि इस पर डिक्लेरेशन तैयार करके अदालत उज़्मा को भेजे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हुई है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक अब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस बात की पाबंद है कि एक डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का असूली फैसला कर लिया गया है। हमें जो रुजू करना है हमने सुप्रीम कोर्ट को, वो एक कानूनी जो है कार्रवाई है या हमारी एक ऑब्लिगेशन है, वो हमें मौजूदा हालात में उनकी तरफ जो है हम रुजू करने जा रहे हैं। पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने के अलावा हुकूमत ने इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात शुरू करने के लिए FIA और वजारत दाखिला को भी हिदायत जारी की थी, जिसके बाद अब ये इतलात हैं कि FIA ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। हुकूमत पीटीआई पर कानूनी दबाव बढ़ा रही है। पार्टी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन भेजा जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली और पीडीएम रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस भी दायर कर दिया है, मगर पीटीआई रहनुमा मुतमईन है कि इस कानूनी दबाव का पीटीआई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अदालत ये मामलात पहली समाअत में उड़ा देंगी। ये इसकी कोई कानूनी अहमियत इतनी नहीं है, ये तो एक जाएगा, हम भी अभी कोर्ट जा रहे हैं, ख़त्म हो जाएगा। ये तो ECB का फैसला जो है बहुत ही बेजान है, मज़ाक़ खेज़ है, और ये कानूनी तो हमारे ग्राउंड बहुत मजबूत हैं और ये कहीं पे रेफरेंस की तो कोई कानूनी हैसियत है नहीं, ये तो ख़त्म हो जाएगा। ये एक ऐसा फैसला है जो कि सुप्रीम और हाई कोर्ट पहली हेयरिंग में ही इसको उड़ा देगी। पीटीआई इन मामलात को हल्का ले रही है, जबकि बाज़ कानूनी माहिरीन की भी ये राय है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले की बुनियाद पर पार्टी के खिलाफ कार्रवाई आसान नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत को यह साबित करना होगा कि ममनुआ फंडिंग मुल्की सालमियत के खिलाफ है। एक ही ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पे किसी सियासी जमात को डिसॉल्व किया जा सकता है, तहलील किया जा सकता है, और वो है कि वो जमात पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ काम कर रही हो, या इस मकसद के लिए बनाई हो कि काम करना है पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ। ये है आईने पाकिस्तान। 2002 में जनरल मुशर्रफ साहब ने ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर जारी करते वक्त उन्होंने इसमें कुछ अल्फाज का इजाफा कर दिया, वो पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ काम कर रही हो और इज अ फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी। सवाल ये पैदा होगा जब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि क्या ये सेक्शन 15 जो 2002 के पॉलिटिकल ऑर्डर में है, क्या ये आइन से मावरा कोई चीज है, या इसको आइन की रोशनी में हमें पढ़ना है। और अगर आइन की रोशनी में पढ़ना है, फिर एक ही तरीका है कि आप ये कहें कि फॉरेन फंडिंग अगर कोई सियासी जमात लेती है और उस फॉरेन फंडिंग की वजह से वो पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ काम करती है, तो फिर उसको तहलील किया जाए। कानूनी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई आसान नहीं होगी, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कल इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तफसीली एतराज़ात उठाए। इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि 2012 में गैर मुल्की कंपनियों से पैसे लाना गैर कानूनी नहीं था। 2017 में कानून आया कि किसी बैरून मुल्क कंपनी से पैसे लेना भी गैर मुल्की फंडिंग में शामिल है। झूठे सर्टिफिकेट जमा करने के मामले पर इमरान खान ने एतराज़ उठाया कि शौकत खानम के अकाउंटेंट्स तमाम अकाउंट्स देखकर उन्हें कहते थे कि हमने तमाम अकाउंट्स देख लिए हैं, आप दस्तखत कर दें, सारे फंड्स की गिनती मुझे नहीं करनी, वो अकाउंटेंट्स को करनी। इन्होंने कहा जो LLC बनी हुई है हमारी अमेरिका में, इसने कहा कि ये कोई फॉरेन कंपनी है। जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनती है अमेरिका में, ये कानून के मुताबिक आपको बनानी पड़ती है। अगर आप अमेरिका में पैसे इकट्ठे करें तो आपको लीगल एंटिटी बनानी पड़ती है। पाकिस्तानी LLC को पैसा देते हैं, वो हमारे पास आता है। तो ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। इन्होंने 2017 के बाद कानून बनाया कि फॉरेन फंडिंग ये है कि अगर बैरून मुल्क कोई कंपनी से भी पैसा ले तो वो गलत। हमारे सारे पैसे, ये जो सारी रिपोर्ट आई है, ये है 2012 की।
2012 में बैरूनी कंपनी से पैसे आ सकते थे कानून के मुताबिक। इन्होंने कहा इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। अकाउंटेंट्स होते हैं हमारे, उन्होंने पूरा देखा होता है, फिर वो ऑडिटर्स वो देखते हैं उसको, फिर वो मुझे बैठ के कहते हैं कि जी हमने ये सारे अकाउंट्स देख लिए हैं, तो अब आप इसके ऊपर साइन कर दें। और जब मैं साइन करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहां तक मुझे पता है ये अकाउंट ठीक है, क्योंकि मैं उनके ऊपर रिलाई कर रहा हूं। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कानूनी एतराजात उठा रहे हैं। हमने इन एतराजात पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ हासिल करने की कोशिश की, मगर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इन एतराजात पर कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में PTI पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है, जबकि इमरान खान की जानिब से तोशाखाना के तहाइफ की तफसीलात छुपाने के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने जो रेफरेंस भेजा था वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस में दर्ज है कि इमरान खान ने तोशाखाना से लिए तहाइफ अपने असासों में जाहिर नहीं किए और ना ही उन्होंने तहाइफ भेजने की रकूम की तफसीलात गोशवारों में जमा कराई। स्पीकर ने रेफरेंस की फौरी समाअत की दरखास्त करते हुए इस्तदा की है कि इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल जाए। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा और PTI के वकील फैसल चौधरी साहब ने। बहुत बहुत वक्त का शुक्रिया। सबसे पहले आगाज करते हैं डिस्कशन का मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब आपसे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हुकूमत PTI पर कानूनी दबाव बढ़ा रही है। दावे किए जा रहे हैं कि साबित हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फॉरेन एडेड पार्टी है और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान नाअहल भी हो सकते हैं। मगर सवाल यह है कि ये हुकूमत दावा किस बेस पर कर रही है? इस फैसले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहां पर लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फॉरेन एडेड पार्टी है? देखिए, आप ये दावा नहीं है, ये उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज़िया तौर पे जो फॉरेन एडेड पार्टी की जो बेसिकली आप समझ लें कि उसको डिक्लेयर करने के लिए जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर जो 2002 का उसके बीच में प्रोवाइडेड है, उसमें क्लियरली वर्ड मेंशन है फॉरेन नेशनल्स का, फॉरेन गवर्नमेंट्स का। अब फॉरेन नेशनल जो हैं वो क्लियरली आ रहे हैं इमरान साहब की इस पार्टी में PTI को फंडिंग करते हुए उस लिस्ट के बीच में। तो जब वो जो क्राइटेरिया पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर में है गिवन, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया इस ऑर्डर में, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ जी पैसे लिए गए हैं, फॉरेन नेशनल से पैसे लिए गए हैं, दैट मीन्स दैट एस्टेब्लिशेस द केस, वहां पे केस एस्टेब्लिश हो जाता है। और उसी बुनियाद के ऊपर अब एक डिक्लेरेशन आ गई है। हमें तो बेसिकली अब एक इस पूरी सूरत हाल पे मैं इस फैसले को इस तरह से देखता हूँ कि इस फैसले इज जस्ट लाइक कि इसमें से चीजें निकलनी है, इसमें से आपकी एंटी करप्शन रिलेटेड चीजें भी निकल सकती हैं, इसमें आपकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड चीजें भी निकल सकती हैं, इसमें आपकी इलेक्शन लॉ से रिलेटेड चीजें भी निकल सकती हैं, इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो एम्बार्गोज है 62(1)(f) के इमरान खान के अपने सर्टिफिकेट जो देने वाली बात है वो भी निकल सकते हैं। तो इसमें एक इतना पूरी आप लोग अपने एंड से अपने एंड से पुरुमीद हैं। फैसल चौधरी साहब को भी डिस्कशन में शामिल करते हैं। फैसल चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन का जो अब ये फैसला आया है, कानूनी माहिरीन की राय ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट फैसला है और इससे PTI की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को हल्का ले रही है। क्या यही वजह है? पहले तो अश्विन साहब दुरुस्त कीजिएगा, लफ्ज़ ये फैसला नहीं है, इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं दे सकता, वो ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। और जो कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये फैसला है तो फिर वो मेरे ख्याल में उनको दोबारा लॉ पढ़ने की जरूरत है। सेकेंडली, ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है इसमें इलेक्शन कमीशन की बदनीति जो है और हुकूमत से गठजोड़ बड़ा वाज़ेह हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही गई हैं जो कि हक़ाइक़ के बरखिलाफ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई यकीन दहानी को भी वायलेट किया गया है। और अभी शो कॉज नोटिस इशू हुआ है या होना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस स्क्रूटनी रिपोर्ट की फाइंडिंग पे, जिसकी जो कि ये कह रहे हैं नहीं, वो अभी शो कॉज नोटिस इशू मिला नहीं ना। हमारे पास तो
अभी नहीं पहुंचा, अगर हो चुका है तो आपको पता होगा, लेकिन हमें तो तब पता लगेगा ना कि जब वो मोहसिन शाह नवाज साहब की हुकूमत की वजह से यहाँ पे लोड शेडिंग चली गई है, लेकिन तो अब शो कॉज नोटिस आप इशू कर रहे हैं और उससे पहले आप रेफरेंस भेज रहे हैं वफाकी हुकूमत को, जिसका आपको इख्तियार नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत, और वफाकी हुकूमत की जैसे अभी मोहसिन साहब ने फरमाया कि जी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी करप्शन और मतलब वो ख्वाहिशात जो है ना, ऐसा लग रहा है सर कि इमरान खान साहब को सियासी मैदान में शिकस्त तो नहीं दे सकते, तो अब ये एक रास्ता निकाला गया मिल मिला के कि टेक्निकल लॉकआउट किया जाए। कमीशन का फैसला हो या हो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हो, उसमें साबित हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 16 अकाउंट्स छुपाए और इन अकाउंट से डिक्लेयर्ड अकाउंट्स में भारी रकूम मुंतकिल हुई, और साबित यह भी हुआ है कि पीटीआई ने 4 मुलाजमीन के नाम से अकाउंट्स खोले। इसका किस तरह से दिफा करेंगे आप? फैसला ना सही, जो आप वर्डिक्ट की बात कर रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। मेरे मोहतरम भाई, अगर ये साबित हो गया तो शो कॉज नोटिस किस बात का दिया जा रहा है? मजीद वजाहत क्यों मांगी जा रही है? मैंने अर्ज किया ना आपको कि इसमें बहुत ज्यादा जोन है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज है। हल्का लेने या भारी लेने का मतलब मकसद नहीं है। अगर मकसद तो ये है कि जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन शाह नवाज की जो बैरिस्टर साहब की अपनी पार्टी है उस पर भी तो फैसला लेना है, वो क्यों नहीं ले रहे? पीपल्स पार्टी ने मार्क सीगल के जरिए पैसे लिए हैं अमेरिकनों से, उस पर भी तो स्क्रूटनी करके तो फिर देना सबके साथ इकट्ठा, और तीनों को केसेस को इकट्ठा सुने तो आपको ये हैरानगी होगी कि जो मोहसिन साहब की जो पार्टी है उस पर एक्यूजेशन है कि मनी लॉन्ड्रिंग किया नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के जरिए और इसको एज ए टूल यूज किया, तो बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस है। और अगर ये पीटीआई को अगर देखें ना, बात यह है कि अभी मेरा भाई कह रहा था जब वजीर आजम आप बने थे तो तीनों जज उस बेंच में शामिल थे ना, तो उसमें फिर आप बड़े खुश थे, तब तो आपको तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, तब तो अजीम और आली मर्तबा जज थे ये तीनों। जब उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक पंजाब का फैसला दिया तो आपने उनके साथ वो किया जो कि दुश्मन के साथ भी नहीं करते। देखिए ये डबल, आपके पास कोई बयानिया नहीं है सियासी मैदान में भेजने के लिए। आप अदालतों को और कमीशनों को और इन मामलात को, टेक्निकल मामलात को यूज कर रहे हैं ताकि शायद आपकी बात बन जाए इमरान खान के मुकाबले में। इमरान खान की पॉपुलैरिटी से आप और कहीं ना कहीं पीटीआई भी यही कर रही है, नून लीग भी यही कर रही है। राजा साहब, जो फैसल चौधरी साहब ने सवाल उठाया, यकीनी तौर पर उसका जवाब आपके पास होगा। नहीं, आप राजा साहब ये आप बता दें कि जो फैसल चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर, मैं कोई पार्टी नहीं बन रहा फैसल चौधरी साहब, मैं आपकी ही बात आगे कोट कर रहा हूं राजा साहब को, कि इमरान खान ने भी, फैसल चौधरी साहब भी ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कल जो बुनियादी एतराजात उठाए थे उसमें ये सवाल भी था कि नून लीग भी बताए, दीगर पार्टियां भी बताए कि पार्टी फंडिंग कैसे होती है। तो नून लीग का क्या क्राइटेरिया है, किस सिस्टम के तहत फंडिंग होती है यहाँ पर? देखिए, पहली बात यह है कि मैं दो बड़ी चीजें हैं मैं जो बताना चाहूंगा। एक बात तो ये है कि फैसल वावडा का जो केस था, फैसल वावडा के केस में फैसल वावडा को मिस डिक्लेरेशन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फारिग किया था। आपको ये पता है कि ये जो केस है, आप कह रहे हैं कि नून लीग कमीशन के जरिए, मेरे भाई फैसल कह रहे हैं कि हम कमीशन के जरिए चोर रास्ते से अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं इमरान खान को गिराने का। भाई बात सिर्फ वाजिया सी ये है कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, और वहां पे तो नवाज शरीफ ने अपना पासपोर्ट जमा भी कराया हुआ था अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ, जिसमें से वो अकामा जो था उसका हिस्सा था, जो कि डिक्लेयर डॉक्यूमेंट था, उसको पीछे से जाके वो तनख्वाह निकाल के ले आए और सुप्रीम कोर्ट ने वो काम कर दिया जो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए था। बाद में इतने फैसले जहाँ पे लिखा जाता है, बल्कि हनीफ अब्बासी केस का फैसला है जिसमें कहते हैं कि काम हमारा नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। तो उस वक्त क्या ये जो हमें लेक्चर टेक्निकल ग्राउंड्स का दिया जा रहा है आज, ये उस वक्त एहसास और ख्याल उस वक्त मेरे भाइयों में ये अगर जज्बात पैदा होते तो आज शायद पाकिस्तान में सियासत की रवायत ना होती। दूसरी बात, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, मुझे ये समझ आती है कि फैसल वावडा के केस के बाद मैं तो ये समझता हूँ जहाँ पे इमरान खान के फॉल्स एफिडेविट उन्होंने खुद साइन किए हुए,
प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ द पार्टी जब अपना एक डॉक्यूमेंट साइन करता है तो उसके साथ वो अपना एफिडेविट देता है। अब ये कहते हैं जी ये एफिडेविट नहीं है, ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट को भी कहते हैं, ये एफिडेविट कहते हैं। खैर वो तो जब पानी को जाएंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इमरान को नाअहल करना चाहिए था। मैं तो समझता हूँ कि बड़ी गुंजाइश दी गई है। अच्छा, आपने बतौर एमएनए भी राजा साहब आखिरी बात मुझे जरा आखिरी बात कर लेने कि 8 साल बाद 8 साल ये केस चला के अगर ये फॉरेन फंडिंग आज 2018 के इलेक्शनों से पहले इसका फैसला होता तो मुझे बताइए तहरीक इंसाफ आज कहाँ खड़ी होती। तो तहरीक इंसाफ को तो उल्टा फैसिलिटेट कर दिया गया है और उनको इतनी गुंजाइश दी गई है कि फैसल चौधरी साहब इसका बेहतर जवाब देंगे। लेकिन उसका बतौर एमएनए आपने जो इमरान खान की नाअहली से मुतालिक रेफरेंस दायर किया हुआ है उसके क्या निकात हैं वो भी हमसे शेयर करें, जिस पे 24 अगस्त को तलब किया गया है इमरान खान को, ताकि फिर इसी पर फैसल चौधरी साहब से भी बात करते हैं। पहले आप रेफरेंस के निकात हमसे शेयर करें। देखिए जो मेरा रेफरेंस है वो बड़ा सीधा सा है कि उसमें इमरान न्याजी साहब ने अपनी जो डिक्लेरेशन की थी 2019 के गोशवारे में, और जो इनको तहाइफ जो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ एक डायरी लेके वजीर आजम हाउस से निकला, यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप वो लिस्ट पढ़ेंगे कि करोड़ों रुपए की घड़ियां तो एक तरफ, पिरच प्यालियां भी नहीं छोड़ी इन्होंने। लेकिन खैर छोड़े उस बात को, मकसद ये है कि वो इन्होंने जो तहाइफ दिए वो तहाइफ लेके इन्होंने जब फरोख्त किए तो वो करने के बाद वो पैसे जब इनके अकाउंट में आते हैं तो वो पैसे इनको डिक्लेयर करने चाहिए थे कि ये कि तहाइफ मैंने दिए, जबकि 20% अदायगी भी कर रहे हैं। और तोशा खाता का रिकॉर्ड बता रहा है कि सितंबर 2018 में 20% अदायगी हो रही है। अदायगी के बाद 10 करोड़ रुपए के एसेट जो है वो ये खरीदे जा रहे हैं। तो 10 करोड़ के एसेट्स जब ये बनाएंगे तो इनको अपनी स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो सेक्शन 137 के नीचे फाइल की जाती है उसके बीच में ये नीचे ऑन ओथ डिक्लेयर करता है हर मेंबर कौमी असेंबली कि मैं जो इन्फॉर्मेशन अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे दे रहा हूँ वो बिल्कुल ट्रू है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड सॉलम डिक्लेरेशन है वो। तो जब वो सर्टिफिकेट नहीं है बल्कि वो एफिडेविट है, वो उसमें कह रहे हैं कि मैं सब कुछ, तो वो झूठ बन जाता है। तो फिर ठीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी के बीच में यही बात फैसल चौधरी साहब, यकीनन बहुत से सवाल आपके पास आ गए हैं जो राजा साहब ने गुफ्तगू की है। झूठे सर्टिफिकेट जमा कराने पर आपके ख्याल में इमरान खान के खिलाफ 62(1)(f) के तहत नाअहली की कार्रवाई हो सकती है या नहीं? और ये जो हुकूमत ने तोशाखाना रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है, आपको लगता है कि पीटीआई की मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी और आप दिफा कर लेंगे? मेरे भाई मोहसिन ने सारे बातें कहानियां दूसरी सुनाई हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया आपके सवाल का कि आप फंडिंग कहाँ से लेते हैं और आपकी सोर्स ऑफ फंड क्या है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। तो अगर ये भी पूछ ले फिर बाकी सारे सवालों का मैं इकट्ठा ही जवाब दे दूंगा। मैं जवाब दे राजा साहब वन लाइनर बता दें, नून लीग की फंडिंग कैसे होती है? हमारा वो कहते हैं कि हमारा वो केस नहीं है जो इनका केस है। नून लीग का केस फॉरेन फंडिंग का नहीं है। हमारा जो केस फरूख हबीब साहब ने दायर किया हुआ था बेसिकली वो काउंटर ब्लास्ट था, और मैं फरूख हबीब को कहता था कि ये केस तुमने दायर करके तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग के केस से जो हटाने की कोशिश कर रहे हो, और लेकिन तुम्हारे और हमारे केस में ये फर्क है, हमारे में फॉरेन फंडिंग क्लियर आंसर दे देना, नून लीग की फंडिंग का तरीका क्या है ताकि फिर हमारे सारों जिस तरह सारी पार्टीज के मेंबर्स फंडिंग करते हैं हमारे भी मेंबर्स ने फंडिंग की हुई और वो केस वहां पे मौजूद है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो केस ये केस नहीं है, वो फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, वो लोकल फंडिंग को इन्होंने चैलेंज किया हुआ है जो हमारे टिकट फैसल चौधरी साहब नहीं सोर्स नहीं बताने, मोहसिन साहब को क्या पता, वो जिनके सोर्स है वो बताएंगे। मोहसिन साहब को मैं बता देता हूँ, ये जो इनके माफियाज है ना जी, ये सारे बिजनेस के और कार्टल, ये इनका सोर्स है फंडिंग का। इनका अपना फंडिंग का सोर्स ही कोई नहीं है। लिहाजा जब इस पे आएगा तो ये धमाके जब होंगे ना जी इनके, तो वो आप बात करेंगे। हनीफ अब्बासी केस में मोहसिन साहब आप कब रेफरेंस दायर कर रहे हैं फिर इनके खिलाफ? आपने पीटीआई ने कल रेफरेंस भी वापस ले लिया है, अब कब रेफरेंस है वो डिसाइड हो जाए, वो मनी अपना टीटीओ वाला केस ही डिसाइड हो जाए तो सारा खानदार खत्म हो जाता है। एनीवेज हनीफ अब्बासी केस में हाशमी साहब मैं वकील हूँ वहां पे उस केस में, और जो मोहसिन साहब को उसका बार बार हवाला दे रहे हैं उसमें ये चीजें डिसाइड हो चुकी हैं
इमरान खान के एसेट्स को 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने खंगाला मुकम्मल तौर पे, और एक एक चीज एक एक डिस्कशन वहां पे हुई हुई है। वो बहुत 200 सफ़े का वो जजमेंट है, वो आप पढ़ लें। उसमें ये जो मामला है, इलेक्शन कमीशन का डिस्क्वालिफिकेशन करने का इख्तियार जो है वो नहीं है, और यही फैसल वोडा ने इसी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला चैलेंज किया। उसको लीव ग्रांट हुई है, सितंबर में लगा हुआ। एक ही सवाल है उसमें कि क्या इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर सकता था किसी को, तो वो नहीं कर सकता। अगर रेफरेंस इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजी है तो ये तो मुझे मतलब मोहसिन साहब से तो मुझे तो नहीं है, वो तो ठीक बंदे हैं, उनको तो लॉ आता है। इनकी लीगल टीम ने मरवा दिया इनको, जो अभी लॉ मिनिस्टर और ये सारे हैं ना, ये मोहसिन को लगा लेते तो मोहसिन बेहतर कर लेता। उसकी वजह कि मोहसिन नोज लॉ बेहतर मतलब तरीके से। तो बात यह है कि इन्होंने पंजाब में वारदात डाली, नकल की, वो भी मतलब जारी अकल से आ रही थी। ये जो अब करे इसमें जो इलेक्शन के जो मामला है, क्योंकि मेरिट्स पे है तो जाहिर हमारा, क्योंकि हमने केस उस पर अपील में हम जा रहे हैं हाईकोर्ट में, तो जब वहां पे उकदे खुलेंगे आप तो आपको हैरानगी होगी कि ये किस किस्म की मतलब ये स्ट्रेटजी बनाते हैं और ये क्या करते हैं। यार नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जो फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं, पुरुमीद है कि वो अपनी कानूनी जंग भरपूर तरीके से लड़ेंगे और पीटीआई को कामयाबी हासिल होगी। हुकूमत अपनी उम्मीद का इजहार करिए और पुरएतमाद है कि वो अपने अपने केसेस बेहतर तरीके से पीटीआई के खिलाफ लड़ लेगी। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, फैसल चौधरी साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 10 अप्रैल को वज़ारत उज़्मा से फारिग होने के बाद से मुसलसल हुकूमत से फौरी इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर रहे हैं और इस हवाले से इदारों पर भी मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करने के लिए 1 माह का अल्टीमेटम दे दिया है। साबिक वफाकी वज़ीर और पीटीआई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीटीआई मौजूदा हुकूमत को 1 माह से ज़्यादा का वक्त नहीं दे सकती। फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई अगले 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़ा इज्तिमा करने की तारीख देगी और इस जलसे में हम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का अल्टीमेटम देंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर हुकूमत ने इंतखाबात का ऐलान नहीं किया तो पीटीआई के अगले इकदाम के लिए तैयार हो जाए। फवाद चौधरी ने यह भी मुतालिबा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत कमीशन के तमाम मेंबरान मुस्ताफी हों। पीटीआई हुकूमत को नए इंतखाबात के ऐलान के लिए अल्टीमेटम दे रही है, जबकि ज़राए से अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि इमरान खान ने 25 सितंबर को कौमी असम्बली की तमाम 9 नशिस्तों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। पीटीआई की ये हिकमत अमली बहुत दिलचस्प है, इससे पीटीआई को फ़ायदा होगा या नुकसान। इन मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब ने। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार हबीब अकरम साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सबसे पहले मुनीफ, आपसे जानना चाहेंगे, पीटीआई ने हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करने का 1 माह का अल्टीमेटम दे दिया है, क्या ये अल्टीमेटम कंप्लीट होगा और क्या हुकूमत उस प्रेशर में आ जाएगी, दबाव में आ जाएगी? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो डिमांड है अल्टीमेटम है, इसका कोई प्रैक्टिकल माने है। इसलिए कि अगर हुकूमत इस प्रेशर में आके, अगर तो प्रेशर सिर्फ इसी अल्टीमेटम का है तो फिर तो मुझे कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। हाँ, अलहदा बात है कि अगर उस प्रेशर के अंदर कुछ और ना नजर आने वाले प्रेशर शामिल हो जाए तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये अल्टीमेटम कोई इमरान खान साहब इसके ऊपर हुकूमत को कर सकते हैं मजबूर कि वो इलेक्शन कॉल करे या असम्बलियाँ तहलील करे, क्योंकि इस वक्त जो एक माहौल है मुझे नहीं लग रहा है। शुरू में बहुत जोर था और नेचुरल हल भी यही है बहुत से मसाइल का कि इंतखाबात हों, लेकिन जाहिर बात है उसके लिए कंसेंसस जरूरत है जो कि अभी मौजूद नहीं है। अब अगर जो फवाद चौधरी साहब हैं उनकी विश लिस्ट में ये शामिल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुस्ताफी हों, 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी मुस्ताफी हों, तो उनको इसके अंदर और भी लोग शामिल कर देने चाहिए कि फिर और भी कौन से लोग मुस्ताफी हों जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को नहीं भा रहे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कम से कम प्रैक्टिकली कुछ हो सकता है। हाँ, इससे ये होगा कि इमरान खान साहब को एक महीने के बाद एक और ऐड हो जाएगा, एक मुद्दा उनके लिए, और उस पर एहतजाज वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी को मजीद बढ़ा सकते हैं, जलसे कर सकते हैं।
एहतजाजी रैलियां निकाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हुकूमत को। यही सवाल हबीब अकरम साहब आपसे, 1 माह का अल्टीमेटम आपके ख्याल में काफ़ी है या 1 माह के अल्टीमेटम के बाद एक और डेडलाइन दे दी जाएगी? जिस तरह फवाद चौधरी कह रहे हैं कि इंतखाब का ऐलान नहीं किया गया तो पीटीआई के अगले इकदाम के लिए तैयार हो जाएं, क्या होगा वो इकदाम? देखिए, अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है शायद वो वाहिद जमात है कि जो अगर अल्टीमेटम दे तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि स्ट्रीट पावर जो हमारी 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, इनमें से अगर देखें तो बाकायदा तौर पर हर शहर हर कस्बे में अगर कोई अपनी स्ट्रीट पावर दिखाने के पर कादिर है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो लिहाजा ऐसी जमात अगर आपको अल्टीमेटम दे रही है, सिस्टम में कह रही है कि हमें इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन की तरफ जाए, तो वो कुछ सिस्टम से बाहर की बात नहीं कर रही। वो ये नहीं कह रही कि जनाब हुकूमत हमें दे दें, वो ये कह रही है कि इलेक्शन में जाए। तो नंबर एक तो इलेक्शन में जाने की पाकिस्तान को जरूरत है। नंबर 2 ये कि इलेक्शन एक बिल्कुल आईनी और दस्तूरी तकाजा है। और तीसरी बात यह है कि जब अल्टीमेटम के जरिए अगर आपने नहीं मानना, फर्ज किया अगर मौजूदा जो सियासी बंदोबस्त है वो इस अल्टीमेटम को अहमियत नहीं देता, तो फिर वो लोगों के इकट्ठा होने को अहमियत देता है। तो क्या लोगों को इकट्ठा होने से उसी तरह रोका जाएगा जिस तरह 25 मई को रोका गया, या फिर उस तरह रोका जाएगा कि जैसे साद रफीक साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा रहे थे कि हमारे भी कारकुन हैं और हम उन्हें इस्लामाबाद में ले आएंगे? तो क्या हुकूमत इस तरह की धमकी दे के किसी को रोकने की कोशिश करेगी? तो मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत ही डेंजरस रास्ता है जिस पर चलने की हुकूमत कोशिश कर रही है। और इमरान खान का अल्टीमेटम, अच्छा मुनीब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जराए से खबरें सामने आई हैं कि इमरान खान ने 25 सितंबर को कौमी असम्बली की तमाम 9 नशिस्तों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। इससे पीटीआई को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, एक तरह से फायदा इसलिए हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलग अलग कैंडिडेट्स को अपनी कैंपेन नहीं करनी पड़ेंगी। इमरान खान साहब की जाहिर बात है, जब लीडर कंटेस्ट कर रहा हो तो जो वो लोग या वो कैंडिडेट जो या वो सपोर्टर जो ना भी उस कैंडिडेट को पसंद करता हो, वो भी बाहर निकलेगा अपने लीडर को वोट डालने के लिए, और इमरान खान साहब को वो इसकी सपोर्ट मिलेगी। शायद इन तमाम जगहों पे इमरान खान साहब को जाना भी ना पड़े, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो इन हलकों में कंटेस्ट करते हैं और किसी हलके में हार जाते हैं खुद खड़े होने के बावजूद, तो वो सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जरूर मुश्किल हो जाएगी आगे। ठीक है मुनीब फारूक और हबीब अकरम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त। मामलात और सियासी मामलात काफ़ी दिलचस्प होंगे अगर इमरान खान ये 25 सितंबर को 9 नशिस्तों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।